अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ नाज़िया अल्ताफ़ अहमद from History Department in JT Art Science and Commerce College for Women, Malegaon, Nasik. In this presentation, we will discuss about the globalization for TYBA G3. The title of the paper in TYBA G3 is History of the World in 1914 to 1992. The title of the unit is ग्लोबलाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, है ना। डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स टू क्रिएट अ सिंगल मार्केट ऑफ ऑल नेशंस एंड टू क्रिएट अ स्मूथ सर्कुलेशन ऑफ रिसोर्स एंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, अकॉर्डिंग टू श्रवण कुमार सिंह। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, इट मीन्स according to Shravan Kumar, he wants to say that there should be a market of all the resources having all the nations। यानी कि श्रवण कुमार के मुताबिक उसकी वजाहत मैं आपको बताते चलूँ कि वो इसमें ये बताना चाह रहे हैं इस डेफिनेशन में कि जितनी अक़वाम इस दुनिया में आबाद हैं, जितनी कौमें, जो ममालिक अलग अलग हैं, हर मुल्क जोग्राफियाई नुक्ते नज़र से अलग अलग हैसियत रखता है। जैसे यूरोप के ममालिक जोग्राफियाई नुक्ते नज़र से अलग हैसियत रखते हैं और अफ्रीका के ममालिक जोग्राफियाई नुक्ताई नज़र से अलग हैसियत रखते हैं, है ना। जोग्राफियाई नुक्ताई नज़र से मतलब ये कि यूरोप का मौसम सर्द होता है, अफ्रीका का गर्म होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है तो सूरज की रोशनी वो स्ट्रेट पड़ती है ना। तो both continents having their own geographical boundaries and having their own geographical features, दोनों के मौसम अलग अलग होने की वजह से दोनों की जोग्राफियाई खसूसियात भी अलग अलग पाई जाती हैं। तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी तारीफ चाहती है कि जितने भी रिसोर्सेस इन ममालिक में पैदा होते हैं, उन तमाम रिसोर्सेस को दुनिया की तमाम कौमों के लिए खुला रखा जाए। मतलब यानी यूरोप में पैदा होने वाली चीज़ ये ना हो कि यूरोपीय लोग ही इस्तेमाल करें, बल्कि ये कि एशियाई लोग और अफ्रीका के लोग भी इस्तेमाल करें। जैसा कि डेफिनेशन में कहा गया है कि मीन्स टू क्रिएट अ सिंगल मार्केट ऑफ ऑल नेशंस, है ना। यानी वसाइल का सही तरीके से रिसाव बहाव दुनिया की जितनी कौमें हैं उन ममालिक तक पैदा होने वाले वसाइल दुनिया के दूसरे मुल्कों तक बआसानी फ़राहम करना, ताकि वसाइल की आसानी से फ़राहमी हो सके। उसके बाद अगली डेफिनेशन हम देखते हैं। According to Deepak Nair, globalization means expansion of financial matter beyond the geographical border of nations, है ना। ग्लोबलाइजेशन के मायने है कि माली और माशी की तौसी बगैर माली की तौसी किए बगैर जोग्राफियाई सरहदों के, यानी दुनिया की मईशत को फैलाना, बस इसका ये मतलब हुआ कि माली और माशी की तौसी किए बगैर कि माशी की तौसी करना जोग्राफियाई सरहदों के। यानी ये नहीं देखना है कि जोग्राफियाई बाउंड्रीज़ कितनी हैं, बल्कि कदीम दौर में क्या होता था, मैं आपको यहाँ मिसाल देती हूँ कि कदीम दौर में दुनिया के अमीर ममालिक की दौलत गरीब ममालिक तक पहुँचती थी, जिसमें गरीब ही रहते थे, है ना, पहुँच नहीं पाती थी ना। इसके अलावा जैसे हमारे यहाँ कश्मीर है ना, ये कुदरती तौर पर बहुत माला माल है, बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत सारी पैदावार होती है, अब आबोहवा भी बहुत अच्छी है, जोग्राफियाई हालात भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन दफ़ा 370 होने की वजह से, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने अभी हटाई है, 370 होने की वजह से कश्मीर तरक्की नहीं कर पा रहा था। यानी कोई गैर कश्मीर वहाँ की जगह नहीं खरीद सकते और सिर्फ कश्मीरी जो है तो का ही बाशिंदा उसे ख़रीदेगा और वही उसका इस्तेमाल करता है। अब अगर इनके पास माली क़ुव्वत नहीं है तो कश्मीर जो तो डेवलपमेंट नहीं कर सकते वो, लेकिन वो दुनिया के अगर बड़े सरमायादार वहाँ अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कश्मीर तरक्की करेगा और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा और हर आदमी की पहुँच बनेगा। तो ग्लोबलाइजेशन में ऐसे ममालिक जो तरक्की याफ्ता हैं, इन ममालिक को जो गैर तरक्की याफ्ता हैं उनको तरक्की याफ्ता बनाने के लिए दुनिया के सरमायादार अपना पैसा लगाते हैं और वहाँ के वसाइल का इस्तेमाल करते हैं और
जहाँ के वहाँ के मौजूद मसाइल को दूसरे ममालिक तक पहुँचने में मदद मिलती है और इस तरह उनकी माली कुव्वत को बढ़ाते हैं। तो यही है फाइनेंशियल मैटर्स बियॉन्ड द जोग्राफिकल बॉर्डर ऑफ नेशंस अकॉर्डिंग टू दीपक नायर, है ना, जो कि दीपक नायर ने बयान किया है। उसके बाद अब अपना आता है हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन यूरोपियन। यहाँ पे मैं आपको एक आसान सी ग्लोबलाइजेशन की वो बता देना चाहती हूँ। ग्लोबलाइजेशन इज़ अ प्लेटफॉर्म ऑफ बीइंग फाइनेंशियल स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि ग्लोबलाइजेशन ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो इंसान को माली तौर पर ताकतवर बनाता है। उसके बाद हम देखते हैं यूरोपियन अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ डीकोलोनालाइजेशन इन अ लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी एंड यूरोपियन पावर वेयर फोर्स टू फ्री फेयर कॉलोनीज, है ना। 1950 के बाद लेटर हाफ दिया हुआ है ना, यहाँ ध्यान देंगे, द लेटर ऑफ हाफ ऑफ 20th सेंचुरी 1950 के बाद से यूरोप के जितने ममालिक थे, इन यूरोप के ज़्यादातर मुल्कों का दुनिया के मुल्कों पर कब्ज़ा था। जैसे हिंदुस्तान पर ब्रिटिशर्स का था, इसी तरह सिंगापुर पर फ्रांस का था, थाईलैंड पर डच नीदरलैंड का था, हांगकांग की तरफ जाएं तो बरतानिया का था। तो इस तरह गोवा पर पुर्तगालियों का था और माही और कारीकर पर फ्रांसीसियों का कब्ज़ा था। यूरोप के बहुत सारे ममालिक ने दुनिया के अलग अलग मुल्कों पर कब्ज़ा कर रखा था। 1950 के बाद से उन्होंने एक पॉलिसी एडॉप्ट की थी, यहाँ पे लिखा हुआ है यूरोपियन एडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ डीकोलोनाइजेशन के एडॉप्ट की थी। वो पॉलिसी वो थी कि जितने नौ आबादियात यूरोपीय ममालिक की थी, हमारे हिंदुस्तान भी बरतानिया की नौ आबादियाती था, इन ममालिक को आज़ाद करना ही डीकोलोनालाइजेशन था। 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और हांगकांग जो है तो 1950 की दहाई में आज़ाद हुआ। ये है डीकोलोनालाइजेशन। यूरोपीय ममालिक पर ये दबाव था कि नौ आबादियात को आज़ाद करे। उसके बाद जो है तो दूसरी आलमी जंग में जब हुई 1939 से 45 के बीच, तो 1940 में ये तब तय किया गया था कि अब कोई मुल्क किसी का गुलाम नहीं रहेगा। और यही चीज़ जो है तो अटलांटिक चार्टर में ये बात कही गई थी। फ्रैंकलिन रोजवेल्ट अमेरिका के सदर और विंस्टन चर्चिल बरतानिया के सदर, इन लोगों ने 1942 यानी कि ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर 1942 में अटलांटिक चार्टर में ये पास किया था कि कोई मुल्क किसी मुल्क का गुलाम नहीं रहेगा, हर मुल्क एक दूसरे मुल्क को आज़ाद करे। उसके बाद आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिच नेशन एज G7 डेवलप्ड यूरोपियन नेशंस। उसके बाद रिच नेशन जितने भी अमेरिका के ममालिक थे, उन लोगों ने G7 यूरोपीय ममालिक ग्रुप बनाए। यूरोपीय G7 बोले तो ग्रुप ऑफ नेशन, है ना। G7 ममालिक में जो 1973 के बाद यानी 73 के बाद से ये ज़्यादा उरूज पर थे, वो कौन थे? G7 ग्रुप में कौन कौन आते हैं? फ्रांस, यूके, जर्मनी, इटली, अमेरिका, जापान, कनाडा। यूरोपीय ममालिक ज़्यादा होने की वजह से इनका G7 नाम रखा गया, ग्रुप ऑफ 7, है ना। तो उसमें उन लोगों के दरमियान जो है तो क्या हुआ, रिच नेशन कहलाए वो लोग, और उन्होंने जो है तो एक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन जो है तो इस्टेब्लिशमेंट किया। और उसके बाद उन लोगों में अनकंट्रोल्ड ट्रेड बिगेन। दिस न्यू पॉलिसी इज़ नोन एज द ग्लोबलाइजेशन। अनकंट्रोल्ड ट्रेड यानी कि उनके इस दरमियान शुरू हुआ। 1991 के बाद हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आया और अनकंट्रोल्ड ट्रेड यहाँ से स्टार्ट हुई इन यूरोपीय कंट्रीज़ के दरमियान, और इसी तरह से यूरोपियन से होते हुए ये धीरे धीरे पूरे ममालिक में ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हो गया, है ना। ग्लोबलाइजेशन, हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन एसोसिएटेड विथ इकोनॉमी, बट इट इज़ ऑल्सो ट्रांसफॉर्मिंग ड्रास्टिकली द सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल एंड कल्चरल फील्ड। इन 1991 इंडिया ग्लोबलाइज्ड इट्स इकोनॉमी।
इस तरह जैसे ही ग्रुप ऑफ 7 G7 में अनकंट्रोल्ड ट्रेड शुरू हुआ, इसके असरात भी जो है तो अदर कंट्रीज़ पर पड़ना शुरू हुए। इसी तरह 1991 के बाद हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत बदलाव आया, है ना। हिंदुस्तान में भी जो है तो हिंदुस्तान ने भी ग्लोबलाइज को अडॉप्ट किया और इस तरह से यहाँ से स्टार्ट होता है उसकी ओपन न्यू इकोनॉमी, सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ओपन न्यू इकोनॉमी, है ना, अहमियत उसकी। पॉसिबल ट्रेड ऑफ एनी नेशन, यानी कि कोई भी तिजारत किसी भी नेशन के साथ करना आसान हो गया। ये भी इसकी अहमियत है और ये इसकी अफादियत है कि दुनिया का म्यार उसके बाद जो होता है चेंज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का म्यार ज़िंदगी बदलना मतलब क्या। गरीब ममालिक में जब अमीर सरमायाकारी करेंगे, जितने जैसे कि मैंने कश्मीर की मिसाल दी आपको, तो इन मुल्कों में खुशहाली आएगी। तो दुनिया के जो दूसरे मरहले हैं, ज़िंदगी के जो दूसरे मराहिल हैं वो बेहतर होंगे। जैसे किसी शख्स की तरफ माशी खुशहाली है तो इसकी ज़िंदगी दूसरे शोबे को भी डेवलपमेंट करेगी, समाज में रिलेशंस मजबूत होंगे, पॉलिटिकल पावर बढ़ेगी, एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ेगा। जैसे चीन जो है तो कोई टेक्नोलॉजी ईजाद की है तो किसी दूसरे ममालिक ने इसके ख़िलाफ़ आगे बढ़कर कोई दूसरी टेक्नोलॉजी ईजाद कर ली, है ना। तो ये हुआ कहना चाहिए कि इसका चेंज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द वर्ल्ड, है ना। उसके बाद न्यू कॉम्पिटिशन्स और इस कहना चाहिए, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि चीन जो है तो कोई टेक्नोलॉजी ईजाद की किसी दूसरा, यही हो रहा है ना आज हमारे यहाँ इस एरा में, तो जो तो यही हो चल रहा है 21st सेंचुरी में, नई से नई टेक्नोलॉजी जो तो ईजाद की जा रही है। पहले कैलकुलेटर था, फिर कंप्यूटर आ गया, उसके बाद डेस्कटॉप हुआ, डेस्कटॉप से लैपटॉप हुआ और अब पाम टॉप है जो आज आपके हाथों में है ना, जो कि स्क्रीन टच मोबाइल की शक्ल में आपके पास मौजूद है। पहले कंप्यूटर को कमरे में रखा जाता था, इसके बाद डेस्कटॉप हुआ, डेस्क पर रखा जाने लगा। उसके बाद तरक्की हुई तो लैप का मतलब होता है गोद में लैपटॉप लेकर बैग में रखकर हम कहीं भी ले जा सकते हैं, गोद में रखकर हम कहीं भी बैठकर उसे जो है तो चला सकते हैं। इसी तरह और तरक्की हो गई तो पाम टॉप आ गया, तो जो आपके हाथ में आज मौजूद है। तो ये है कहना चाहिए यूज़ ऑफ मशीन्स इन इंडस्ट्रीज़, यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर इंक्रीजिंग ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस। इसके बाद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ग्लोबलाइजेशन हैज़ प्रोवाइडेड वेरिड अपॉर्चुनिटीज़ टू नेशन एंड ट्रेडर्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन एनी नेशन। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ के इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़, धीरे धीरे जो है तो कहना चाहिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रीज़ में इजाफा हुआ। पीपल माइग्रेट इन अर्बन एरिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। जब इंडस्ट्रीज़ बढ़ेगी तो लोग जो है तो है ना ट्रांसफ़र होंगे, पीपल माइग्रेट करने लगे इन अर्बन एरिया फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर जॉब, है ना। अर्बनाइजेशन इंक्रीजेस। इस तरह से जो है तो यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर हाई प्रोडक्शन फॉर फुलफिल द नीड्स ऑफ नेशन। इस तरह जब लोगों की ज़रूरत बढ़ती चली गई तो टेक्नोलॉजी की मदद से हाई प्रोडक्शन फॉर फुलफिल द नीड ऑफ नेशन, लोगों की ज़रूरतें हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो है तो ज़रूरतों को पूरा किया जाने लगा। फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशन, फॉर टाइम कंज्यूमिंग एक्यूरेसी, है ना। इस तरह से जो है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा कहना चाहिए उसका अहमियत और अफादियत जो तो बयान की गई है यहाँ पर कि किस तरह से हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, हमारी ज़रूरतें जैसी जैसी बढ़ रही हैं, न्यू टेक्निक भी आ रही है और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपनी ज़रूरतों को कहना चाहिए कि पूरा कर रहे हैं। इसलिए कि हमारे पास वक्त उतना नहीं है ना, फॉर टाइम कंज्यूमिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशन। तरक्की करना भी ज़रूरी है, वक्त की कमी है, बट हमारी अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करना है। तो इस तरह से जो है तो
आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हमारी ज़िंदगी में अब इतना ज़्यादा अमल दखल हो चुका है, और यही वजह है कि हम जो तो अपनी ज़रूरतों को कम वक्त में ज़्यादा हमारी जो तो डिमांड जो तो पूरी होती चली जा रही हैं। और यही जो है तो ग्लोबलाइजेशन का अहम मकसद यही है, इंसान की म्यार ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना, और उसे बेहतर बनाने के लिए इंसान जो है तो रोज़ रोज़ नई नई टेक्नोलॉजी और इजादात करते चला जा रहा है। तो ये यहाँ पर हमारा अपना टॉपिक जो है तो कंप्लीट होता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में हम अगले टॉपिक पर को लेकर हम जो तो बात करेंगे। इंशाअल्लाह अगले टॉपिक में जो तो हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।